नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल विद्यापीठ नॉलेज यूनिवर्सिटी में स्वागत है। आज हम लोग CRR एंड SLR इस टॉपिक पे बात कर रहे हैं। यह टॉपिक IIBF मुंबई द्वारा आयोजित एग्जाम सर्टिफिकेट कोर्स ऑन KYC, AML एंड कंप्लायंस इन बैंक्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। साथ ही अगर आप बैंक के प्रमोशन एग्जाम में अपीयर हो रहे हैं या सिंपली अपने बैंकिंग ज्ञान को बढ़ाना चाहते हैं तो यह एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए शुरू करते हैं। CRR, सबसे पहले कैश रिजर्व रेशियो, इसके बारे में बात करते हैं। क्या है कैश रिजर्व रेशियो? बैंक्स इन इंडिया हैव टू मेंटेन ए सम इक्विवेलेंट टू सच परसेंटेज ऑफ द टोटल ऑफ इट्स NDTL, नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज, by way of cash reserves and such dates as prescribed by RBI। बैंकों को इंडिया में अपने कैश रिजर्व का कुछ पोर्शन, अपने नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज़ का कुछ पोर्शन कैश रिजर्व के रूप में रखना पड़ता है। ठीक है, मेंटेन करना पड़ता है। इसी को बोलते हैं कैश रिजर्व रेशियो। मेंटेनिंग CRR फॉर शेड्यूल्ड बैंक, स्मॉल फाइनेंस बैंक, पेमेंट बैंक, it has to maintain an daily average of at least 4%, at least 4%। अंडरलाइन करते हैं इसको याद रखिएगा। CRR कितना? शेड्यूल्ड बैंक के लिए, स्मॉल फाइनेंस बैंक के लिए, पेमेंट बैंक के लिए कितना? एटलीस्ट 4% ऑफ इट्स NDTL, नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज इन इंडिया एज ऑन लास्ट फ्राइडे ऑफ द सेकेंड प्रीसीडिंग फोर्टनाइट का। ठीक है, कोऑपरेटिव बैंक जो शेड्यूल नहीं है उसके केस में और लोकल एरिया बैंक के केस में इट हैज़ टू मेंटेन ऑन डेली बेसिस ए सम इक्विवेलेंट टू 4% ऑफ इट्स NDTL इन इंडिया एज ऑन लास्ट फ्राइडे ऑफ द सेकेंड प्रीसीडिंग फोर्टनाइट इन वन और मोर अंडर मेंशन्ड वेज। कैसे? कैश रिजर्व विथ इटसेल्फ, या बैलेंस इन करेंट अकाउंट विथ RBI, या स्टेट कोऑपरेटिव बैंक ऑफ द स्टेट, या तीसरा नेट बैलेंस इन करेंट अकाउंट के रूप में। दोनों के केस में 4% ऑफ इट्स NDTL, नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज। CRR का लीगल प्रोविजन कहाँ है? ये एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन आता है और इसको कंफ्यूज किया जाता है SLR के साथ। ठीक है, याद रखेंगे 42(1), ये 1 पे भी कभी कभी कंफ्यूज कर देता है। आप किसी पेज पे, किसी पेपर पे से लिखें और याद करें। ठीक है, CRR 42(1) ऑफ RBI एक्ट। ठीक है, तो 1934 इसमें है इसका लीगल प्रोविजन। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अगर आप इसको नोट कर लें। ये सीधे एग्जाम में आ जाता है और आपको कंफ्यूज करने की पूरी कोशिश होगी। ठीक है, कभी कभी तो सिर्फ ये बदल देता है, ये कभी कभी आपको ये बदल देगा, कभी कभी ये 42 को 24 कर देगा। ठीक है, इसको एकदम अच्छे से याद कर लीजिए। लीगल प्रोविजन CRR का कहाँ है? सेक्शन 42(1) ऑफ RBI एक्ट में। ठीक है, मिनिमम CRR ऑन डेली बेसिस कितना होना चाहिए? एवरी शेड्यूल बैंक, स्मॉल फाइनेंस बैंक या पेमेंट बैंक शुड मेंटेन ऑन ऑल डेज या डेली ड्यूरिंग द रिपोर्टिंग फॉर्टनाइट कितना? एटलीस्ट 90% ऑफ द रिक्वायर्ड CRR। कितना? 90%। जो रिक्वायर्ड CRR है यानी 4% ऑफ इट्स NDTL, उसका 90% उसको मेंटेन करना पड़ता है डेली बेसिस पे। ठीक है, एक क्वेश्चन देख लेते हैं। अगर अमाउंट ऑफ NDTL 1 लाख करोड़ है तो CRR कितना होगा और मिनिमम CRR ऑन डेली बेसिस कितना होगा? बताइए आप लोग, नीचे कमेंट बॉक्स में बता दीजिए आप लोग कितना होगा। अगर NDTL 1 लाख करोड़ है तो CRR कितना होगा उस इंस्टीट्यूशन का, और मिनिमम CRR ऑन डेली बेसिस कितना होगा? बताइए आप लोग, हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए CRR कितना है? 4% ऑफ NDTL कितना है? यहाँ पे NDTL कितना बताया गया? NDTL बताया गया 1 लाख करोड़। इसका कितना? 4%। कितना हो जाएगा? 4%। ठीक है, और एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम दिस डज नॉट फॉल बिलो 90% ऑफ रिक्वायर्ड CRR। एंड डेली बैलेंस कितना हो जाएगा? 90%। किसका? 4000 का।
तो 4000 का 90% कितना हो जाएगा? 3600 करोड़। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। इंटरेस्ट, जैसे कि बोला गया कि सीआरआर आपको रखना पड़ेगा, सीआरआर के रूप में कैश रिजर्व रखना पड़ेगा, तो उस पर क्या इंटरेस्ट मिलेगा देखते हैं। सीआरआर इज मेंटेन्ड इन करेंट अकाउंट विथ आरबीआई, ठीक है, इसलिए नो इंटरेस्ट पेड बाय आरबीआई। आरबीआई के द्वारा कोई इंटरेस्ट नहीं दिया जाता। क्यों? क्योंकि सीआरआर जो है वो कहाँ रखा जाता है? करेंट अकाउंट में। किसके पास? आरबीआई के पास, इसलिए नो इंटरेस्ट। ठीक है। पेनल्टी, इंटरेस्ट तो नहीं है लेकिन पेनल्टी है, और पेनल्टी एग्जाम में आता है। ठीक है, क्या है देखिए। इफ द डेली बैलेंस ऑफ सीआरआर हेल्ड बाय शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक इंक्लूडिंग आरआरबी, स्मॉल फाइनेंस बैंक या पेमेंट बैंक्स ड्यूरिंग एनी फोर्टनाइट इज बिलो मिनिमम prescribed, bank is liable to pay penal interest to the RBI as under क्या? बैंक रेट प्लस 3% पर एनम ऑन अमाउंट ऑफ शॉर्टफॉल। अगर एक दिन की गलती हुई तो बैंक रेट प्लस 3%। अगर ये शॉर्टफॉल कंटिन्यू रहा अगले दिन भी, नेक्स्ट सक्सीडिंग डे, तो पेनल इंटरेस्ट क्या चार्ज होगा? किस रेट से? बैंक रेट प्लस 5%। ये एग्जाम का क्वेश्चन है, याद रखिएगा। फर्स्ट डे के लिए बैंक रेट प्लस 3%, अगले दिन के लिए बैंक रेट प्लस, अगले दिन अगर कंटिन्यू रहा तो बैंक रेट प्लस 5%। और ये यहाँ ही नहीं रुकता है, अगर ये डिफ़ॉल्ट आगे भी कंटिन्यू कर रहा है तो देखिए, इफ़ डिफ़ॉल्ट कंटिन्यूज इवन आफ्टर पेनल इंटरेस्ट एट इंक्रीज रेट यानी 5%, यानी इसके बाद भी, अगर इसके बाद भी कंटिन्यू कर रहा है तो, एंड कंटिन्यूज इन द नेक्स्ट सक्सीडिंग फोर्टनाइट, ऑफिशियल्स ऑफ शेड्यूल्ड बैंक, स्मॉल फाइनेंस बैंक, पेमेंट बैंक इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ डिफॉल्ट विल बी punishable with fine up to ₹500 and with additional fine ₹500 for each subsequent fortnight during which default continues। तो मॉनेटरी पेनल्टी भी पड़ जाएगी उस ऑफिसर को जो इस कार्य को देख रहा है, इस काम को देखता है, जिसका काम है इसको मेंटेन करना। उस ऑफिसर को कितना? 500, अगर कंटिन्यू रहा तो फिर 500 और। ठीक है। और आरबीआई में प्रोहिबिट द शेड्यूल्ड बैंक, स्मॉल फाइनेंस बैंक, पेमेंट बैंक फ्रॉम रिसीविंग एनी फ्रेश डिपॉजिट आफ्टर द सेड फोर्टनाइट ऑफ डिफॉल्ट। आरबीआई आपको रोक सकता है किस बात के लिए? कोई भी फर्दर फ्रेश डिपॉजिट आप नहीं लेंगे। ठीक है। फोर्टनाइटली रिटर्न क्या है, क्या क्या सबमिट करना पड़ता है, किसको देख लेते हैं। फॉर्म ए है, यह है शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक के लिए, आरआरबी के लिए, स्मॉल फाइनेंस बैंक के लिए, पेमेंट बैंक के लिए, लोकल एरिया बैंक के लिए। ठीक है। और फॉर्म बी है शेड्यूल्ड स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स के लिए। फॉर्म याद रखिएगा, सीधे सिंपल, इससे ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें। ठीक है। ये क्या है? बैंक शैल सबमिट टू आरबीआई ए प्रोविजनल रिटर्न एट द क्लोज ऑफ बिजनेस ऑन ईच अल्टरनेट फ्राइडे एंड विद इन 7 days आफ्टर द डेट ऑफ रिलेवेंट फोर्टनाइट टू विच इट रिलेट्स। ठीक है। फॉर्म 1 है नॉन शेड्यूल्ड कोऑपरेटिव बैंक के लिए। बैंक शैल सबमिट टू रीजनल ऑफिस ऑफ आरबीआई नॉट लेटर देन 20 days आफ्टर द एंड ऑफ मंथ टू विच इट रिलेट्स एंड एट द क्लोज ऑफ बिजनेस ऑन ईच अल्टरनेट फ्राइडे ड्यूरिंग मंथ। तो फॉर्म 1 जो है वो नॉट शेड्यूल्ड कोऑपरेटिव बैंक के लिए, फॉर्म 1 या फॉर्म आई। फॉर्म बी जो है वो शेड्यूल्ड स्टेट कोऑपरेटिव बैंक के लिए, फॉर्म ए बाकी बैंकों के लिए। इसका नाम यहाँ पे शॉर्ट में लिखा हुआ है, शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक, आरआरबी, रीजनल रूरल बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, स्मॉल फाइनेंस बैंक, पेमेंट बैंक्स एंड लोकल एरिया बैंक्स के लिए। देखते हैं आगे हम लोग। अगर रिपोर्टिंग फ्राइडे पब्लिक हॉलीडे हो एनआई एक्ट के तहत तो प्रीसीडिंग वर्किंग डे को इंक्लूड करेंगे। फिगर जो होगा वो प्रीसीडिंग वर्किंग डे का इंक्लूड होगा। यही फॉर्म ए या फॉर्म बी जो होगा वो फाइनल रिटर्न आपको सबमिट करना पड़ेगा टू द आरबीआई विद इन 20 days फ्रॉम द एक्सपायरी ऑफ रिलेवेंट फोर्टनाइट। ये शुरू में आपको करना है, ये प्रोविजनल करना है। ठीक। और यहाँ पे कर देना है फाइनल। ठीक है। मिनिमम और मैक्सिमम ऑफ सीआरआर क्या है वो देख लेते हैं। सीआरआर का कोई मिनिमम नहीं है, कोई मैक्सिमम नहीं है, ये डिसाइड किया जाता है आरबीआई के द्वारा। आरबीआई जितना बोलेगा उतना आपको रखना। एक नया वर्ड है इंक्रीमेंटल सीआरआर। क्या है देखिए, ए शेड्यूल्ड बैंक में रिक्वायर टू मेंटेन इन एडिशन टू द सीआरआर एन एडिशनल एवरेज डेली बैलेंस एट द रेट प्रिस्क्राइब्ड बाय आरबीआई। जो अभी आपको दिया गया था सीआरआर, उसके बाद भी, उसके ऊपर भी कुछ सीआरआर के रूप में और रखने के लिए अगर आपको आरबीआई बोलता है तो एडिशनल एवरेज डेली बैलेंस के रूप में आप उस बैलेंस का सर्टेन परसेंटेज आप रखेंगे। इसका प्रोविज़न
कहाँ है इसका प्रोविज़न है, सेक्शन 42(1) में था CRR का प्रोविज़न, ये 1A में है। ठीक है, किसका? इंक्रीमेंटल CRR का प्रोविज़न 1A। इसका जो वर्ड है ये 1A, एग्जाम में आपको CRR के साथ भी कंफ्यूज करेगा, वहाँ पे देख लीजिएगा। अगर इंक्रीमेंटल CRR हो यहाँ पे 1A हो जाएगा, बाकी सारा CRR वाला ही है। ठीक है, बार बार वर्ड आया। नेट डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटीज़ क्या होता है वो देखते हैं। इट इज़ ए डिफरेंस बिटवीन सम ऑफ डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटीज डिपॉजिट ऑफ अ बैंक विद द पब्लिक और अदर बैंक एंड द डिपॉजिट इन द फॉर्म ऑफ एसेट हेल्ड बाय अदर बैंक्स। बैंक का NDTL नेट डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटीज़ क्या होगा? डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटीज़ माइनस डिपॉजिट विथ अदर बैंक्स। बैंक रखे हुए है डिपॉजिट दूसरे बैंक के साथ, वो माइनस हो जाएगा किस चीज़ में? बैंक का जो डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटीज़ है तो वो हो जाएगा बैंक का नेट डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटीज़। एक एग्जाम्पल से इसको समझते हैं। बैंक ने 5,000 रुपया डिपॉजिट कर दिया, 5,000 करोड़ कह लीजिए डिपॉजिट कर दिया अदर बैंक के पास, और इसका टोटल डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटीज जो है इंक्लूडिंग अदर बैंक डिपॉजिट ये है 10,000। तो इसका NDTL क्या हो जाएगा? 10,000 माइनस 5,000 करोड़ बराबर 5,000 करोड़। ठीक है, सिंपल। आगे देखते हैं जो वर्ड हम लोग बोल रहे थे अभी, डिमांड लाइबिलिटीज़। देखते हैं क्या है डिमांड लाइबिलिटीज़। सबसे पहले इसी शब्द में ही सारा राम कहानी उपलब्ध है। लाइबिलिटीज़ मतलब देनदारी है आपकी, देना है। देना क्या पड़ेगा? किसी से लीजिएगा तो वही देना पड़ेगा। क्या लेते हैं? कोई कस्टमर आपके यहाँ सेविंग डिपॉजिट रखता है, करेंट डिपॉजिट रखता है, अपना पैसा रखता है, वो आपको देना पड़ेगा, वो हो जाएगी देनदारी, उसको बोलेंगे लाइबिलिटीज़। ठीक है, अब वो लाइबिलिटी किस तरह की होगी? अगर डिमांड ऑन डिमांड देना है, जब बोले तब देना है, ठीक है, तो वो हो जाएगा जब भी डिमांड करे तो देना है, तो वो लाइबिलिटीज़ हो जाएगी डिमांड लाइबिलिटीज। लाइबिलिटीज विच आर पेएबल ऑन डिमांड, ठीक है, सच एज करेंट डिपॉजिट, ठीक है, डिमांड लाइबिलिटी पोर्शन ऑफ सेविंग डिपॉजिट, क्रेडिट बैलेंस इन कैश क्रेडिट, डिमांड ड्राफ्ट, आउटस्टैंडिंग टेलीग्राफिक ट्रांसफर, मार्जिन अगेंस्ट लेटर ऑफ क्रेडिट या गारंटी, ये सब हो जाएगा डिमांड लाइबिलिटीज में। टाइम लाइबिलिटीज में क्या होता है? लाइबिलिटीज विच आर पेएबल अदरवाइज ऑन डिमांड, डिमांड को छोड़ करके जो पे करेंगे, ठीक है, तुरंत डिमांड को छोड़ करके जो पे करेंगे, तुरंत नहीं करेंगे, डिमांड को छोड़ करके पड़ेंगे। कुछ डिमांड लाइबिलिटीज में कुछ एग्रीमेंट आ जाए, कुछ टर्म्स एंड कंडीशन आ जाए, ठीक है, उसको बोल देंगे टाइम लाइबिलिटी। जैसे फिक्स डिपॉजिट, जैसे स्टाफ का सिक्योरिटी डिपॉजिट, ये हो जाएगा आपका टाइम लाइबिलिटीज, ठीक है। और जो इन दोनों को छोड़ के बचे ना, उसको बोल देते हैं अदर डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटीज। ऑल दोज लाइबिलिटीज विच आर नॉट कवर इन द अबव टू लाइबिलिटीज सच एज इंटरेस्ट अकाउंट एंड डिपॉजिट, अनपेड डिविडेंड, सस्पेंस अकाउंट बैलेंस, शोइंग द अमाउंट ड्यू टू अदर बैंक या पब्लिक, तो ये हो जाएगा क्या? अदर डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटी, ODTL। लाइबिलिटीज कौन कौन सा है जो NDTL में इंक्लूड नहीं होता है? नॉट टू बी इंक्लूडेड क्या है? पेड अप कैपिटल, रिजर्व, इसमें फ्री रिजर्व, बोरोइंग ऑफ रीफिनांस फ्रॉम RBI, NABARD, NHB, ठीक है, और इंटर बैंक लाइबिलिटीज, ये सब इसमें NDTL में इंक्लूड नहीं होगा, ठीक है। तो इस तरह से हमको लगता है कि CRR आपका खत्म हो गया है, ठीक है। वीडियो पसंद आ रहा हो तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, ठीक है। कुछ पूछना हो CRR में तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। देखते हैं SLR, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। ए बैंक इज रिक्वायर्ड टू मेंटेन एसेट ऑफ द वैल्यू नॉट लेस देन परसेंटेज प्रेस्क्राइब बाय RBI, मैक्सिमम ऑफ 40%। याद कीजिए CRR का कोई मीन, कोई मैक्स नहीं था, यहाँ पे वर्ड आ गया मैक्स, यानी एक बात तो तय हो गया कि SLR का मैक्स होगा क्या? 40%। किस चीज़ का? ऑफ इट्स टोटल डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटीज इन इंडिया एज ऑन द लास्ट फ्राइडे ऑफ द सेकेंड प्रीसीडिंग फोर्टनाइट, ठीक है। लीगल प्रोविजन ऑफ SLR, ये वर्ड गलत है यहाँ पे, ये हो जाएगा SLR, ठीक है। लीगल प्रोविजन ऑफ SLR, ठीक है। ये SLR का CRR कहाँ था? सेक्शन 42 था, यहाँ पे क्या आ जाएगा? सेक्शन 24। कन्फ्यूजन इसलिए होता है ना कि वहाँ पे 42 था, ठीक है, यहाँ पे है 24, वर्ड पलट जाता है। वहाँ पे RBI एक्ट था, ठीक है, यहाँ पे क्या आ जा रहा है? यहाँ पे BR एक्ट आ जा रहा है, इसलिए ये कन्फ्यूजन होता है, ठीक। इसको देखिए क्या है, इसको नोट कर लीजिए, कन्फ्यूजन होने की ज़रूरत नहीं है। लीगल प्रोविजन ऑफ SLR क्या है? सेक्शन 24 ऑफ BR एक्ट, ठीक है।
फॉर्म ऑफ SLR इन्वेस्टमेंट क्या हो जाएगा, किस किस रूप में इन्वेस्ट करेंगे SLR को देखते हैं। ये हो जाएगा शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक, रीजनल रूरल बैंक्स, लोकल एरिया बैंक्स, स्मॉल फाइनेंस बैंक, पेमेंट बैंक, कैश बैलेंस के रूप में, बैलेंस मेंटेन्ड बाय शेड्यूल्ड बैंक इन एक्सेस टू CRR बैलेंस विथ RBI, उसको भी इंक्लूड किया जाएगा। इन्वेस्टमेंट इन गोल्ड या गोल्ड बॉन्ड्स के रूप में इन्वेस्ट कर सकते हैं, उसको आपको काउंट माना जाएगा SLR इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट इन अनइनकम्बर्ड का अर्थ होता है फ्री ऑफ चार्ज, इस पर कोई चार्ज नहीं हो। अप्रूव्ड सिक्योरिटीज़ में, ठीक है, अप्रूव्ड सिक्योरिटीज़ में क्या क्या आएगा, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ आएगा, ट्रेजरी बिल्स आएगा गवर्नमेंट का, ठीक है, या कोई और अदर इंस्ट्रूमेंट है जो नोटिफाई किया गया है RBI के द्वारा, तो अगर बैंक उसमें इन्वेस्ट करता है ना तो उसको माना जाएगा SLR इन्वेस्टमेंट। प्राइमरी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक या स्टेट कोऑपरेटिव बैंक या डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक कहाँ इन्वेस्ट कर सकते हैं, कैश बैलेंस के रूप में, गोल्ड बॉन्ड या गोल्ड में इन्वेस्ट करके, और अगेन अनइनकवर्ड अप्रूव्ड सिक्योरिटीज़ में अगर इन्वेस्ट किया गया है तो उसको उसमें माना जाएगा इन्वेस्टमेंट इन SLR, ठीक है। SLR मेंटेनेंस का डिफ़ॉल्ट अगर होता है तो क्या पेनल्टी है, जो CRR की पेनल्टी थी वही है, ठीक है। अगर कंटिन्यू रहे पेनल्टी, जैसे उसमें क्या था 3% और 5% वाला था ना, वही है यहाँ भी। इन केस ऑफ परसिस्टेंट डिफॉल्ट इन एडिशन टू लिविंग पेनल्टी RBI में कंसीडर टू कैंसलिंग द लाइसेंस, ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, और डिफ्यूज लाइसेंस इन केस ऑफ अनलाइसेंस बैंक। अगर बैंक लाइसेंस नहीं है तो RBI ये कर सकता है कि बैंक का लाइसेंस कैंसिल कर दे या उसको लाइसेंस ही ना दे। आगे देखते हैं इसका रिटर्न क्या है वो देख लेते हैं। इसमें है फॉर्म 8 और फॉर्म 1। फॉर्म 8 है शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक के लिए, ठीक है, RRB के लिए, स्मॉल फाइनेंस बैंक के लिए, पेमेंट बैंक के लिए, लोकल एरिया बैंक के लिए, ठीक है, और सारे कोऑपरेटिव बैंक के लिए शेड्यूल है या नॉन शेड्यूल हो फॉर्म 1 है। बिफोर द 20th ऑफ एवरी मंथ करना है। तो SLR का मिनिमम मैक्सिमम क्या हो जाएगा वो समझ लीजिए। मिनिमम यहाँ नहीं है, लेकिन बोला क्या मैक्सिमम 40% ही हो सकता है, और ये डिसाइड होता है किसके द्वारा, RBI के द्वारा। क्लियर है ये? चलिए, तो इस तरह से, इससे ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें, CRR SLR में कुछ है नहीं ज़्यादा, सिंपल सा टॉपिक है, कुछ गाइडलाइंस हैं, कुछ प्रोविजंस हैं, कुछ पेनल्टी है, ठीक है, और ज़्यादा बड़ा टॉपिक है नहीं ये, तो इसको हम लोग ख़त्म मानते हैं। कोई क्वेश्चन आपका बचा हुआ हो, कोई क्वेश्चन आ रहा हो दिमाग में पूछना हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। और हाँ, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक कर दीजिए, कुछ पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में लिख डालिए। इसी तरह के और वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हाँ, सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।